दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार कभी भी छुपाए नहीं छुपता, कभी न कभी वो सामने सबके आ ही जाता है। आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी एक तलाकशुदा महिला को एक शादीशुदा पुरुष से प्यार हो जाता है और इसी प्यार के कारण एक दो नहीं बल्कि 3 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। और जब पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में पता चलता है और पुलिस इसका खुलासा करती है, तो पुलिस के हाथ में सिर्फ एक महज टिकट ही लगा था रोडवेज बस का। और उस टिकट के जरिए पुलिस इतने बड़े ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर देती है, वो भी बहुत कम वक्त में। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड में एक शहर है देहरादून और उसी में एक इलाका है पटेल नगर। इसी इलाके के पास जो शिमला बाईपास लगता है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के पास एक सूखा नाला था और सूखे नाले से लगातार काफ़ी बदबू आ रही थी। 25 जून 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास कोई व्यक्ति पुलिस कंट्रोल को कॉल करता है और कहता है कि सर, यहाँ पेट्रोल पंप के पास में जो सूखा नाला है, वहाँ से बहुत ही तेज़ बदबू आ रही है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद तलाश करना शुरू करती है कि आखिरकार इतनी बदबू आ कहां से रही है। और जब पुलिस तलाश करती है, वहां पर पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं। एक लाश की उम्र लगभग 15-18 साल के आसपास बताई जा रही थी और दूसरी की जो उम्र थी वो लगभग 7-8 महीने के आसपास थी। एक बच्ची थी नवजात। पुलिस ने जैसे इन दोनों शवों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से ये पता चला कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई थी, यानी कि उनका दम घोंटा गया था। और अब ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये दोनों माँ और बेटी का रिश्ता रखने वाली हैं। शायद घर वालों को, परिवार वालों को, इनके जिस भी तरह से बच्ची पैदा हुई होगी, शायद उन लोगों को एतराज़ हुआ होगा और इसीलिए उन लोगों ने इसे मारकर यहाँ फेंक दिया होगा। पुलिस जब इसी घटनाक्रम की तफ्तीश कर रही थी, तलाश करना शुरू करती है। कई घंटे बीत जाते हैं उसी घटना स्थल पर जहाँ पर लाशें मिलती हैं। वहाँ आसपास के बहुत सारी छोटी से छोटी चीज़ों को भी देखना खंगालना शुरू करती हैं ताकि कहीं से कोई तो सुराग मिले। लेकिन काफ़ी रात हो जाती है, पुलिस भी परेशान हो जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और आखिरकार पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब आता है दूसरा दिन, यानी कि 26 जून 2024। फिर यहाँ से उसी रास्ते से उसी जगह जहाँ पे जो शिमला बाईपास था, जहाँ से पहले भी लाशें मिली थी, वहाँ से गुजर रहे लोगों को फिर से काफ़ी बदबू आने लगती है। और जब अब दुर्गंध आती है तो लोग परेशान होते हैं और फिर से पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि सर, यहाँ फिर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि कल ही तो यहाँ से 2 लाशें मिली हैं, हो सकता है उसकी वजह से ही दुर्गंध आ रही हो। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है, नहीं साहब, बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रही है, लेकिन जहाँ कल लाश मिली थी उससे थोड़ा सा अलग है, आप आकर एक बार देख लीजिए। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है फिर से कुछ हो, बहुत बड़ी बात हो जाती है, पहले से ही यहाँ 2 लाशें मिल चुकी थी। पुलिस वहां पर डॉग स्क्वाड या फॉरेंसिक टीम सभी को लेकर वहां पहुंचती है। आसपास के थानों के सभी बड़े अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। अब डॉग स्क्वाड की मदद से पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये दुर्गंध आ कहां से रही है। और जब दुर्गंध का पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि 30 या 32 साल की एक महिला जो कि गद्दों में लिपटी हुई थी, उसकी लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस को एक साथ, यानी कि 2 दिन में, अगले 10-12 घंटे के अंतराल में 3 लाश मिल जाती है और 3 लाश एक जगह से मिलना बहुत बड़ी बात है। तीनों लाशों को मिलने की वजह से पुलिस इस मामले में सक्रिय हो जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस ने जो टीमें बनाई थी, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को देखना शुरू करती है। अब पुलिस वाले थे, वो थोड़ा सा लाश के और इधर उधर चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर उनको एक नीले रंग का बैग मिलता है और जब उस बैग को उठाया जाता है तो उसमें कुछ कपड़े भरे हुए थे, बच्चों के कपड़े थे, महिला के कपड़े थे और साथ ही उसके अंदर एक टिकट भी था। इसके अलावा बम्बई का उस पर एक एड्रेस भी लिखा था।
अब पुलिस उस बम्बई के एड्रेस पर पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से अब महज थैले के भरोसे तो पुलिस रह नहीं सकती थी। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और पुलिस की नज़र पड़ती है एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर। और जो कागज़ का टुकड़ा था वो रोडवेज बस का था, और उस बस का जो कि मुरादाबाद रोडवेज बस का था और टिकट था। पुलिस ने जैसे ही उस टिकट को खोलने के बाद देखना शुरू किया तो उसमें कुछ अक्षर मिट चुके थे और कुछ लिखे थे। मुरादाबाद डिपो की बस से कांटेक्ट किया गया और उसे टिकट भी दिखाया गया और इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो वहाँ से पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये टिकट बिजनौर के एक जगह नेटोर से है। नेटोर से देहरादून के लिए टिकट काटा गया है और उस टिकट पर यह साफ साफ लिखा था कि ये एक एडल्ट और 2 नाबालिग लोगों की है। इससे साफ ये पता हो गया था कि जो 3 लाशें मिली हैं वो एक ही हैं, यानी कि जो 2 लाश पहले मिली थी और एक लाश बाद में। इसमें एक बड़ी महिला थी। अब पुलिस ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। पुलिस ने एक टीम को नेटोर भेजा कि आखिरकार ये जानकारी हो सके कि टिकट है किसकी, किसने कटाई थी टिकट और कौन चढ़ा था इस टिकट से, सारी जानकारी के लिए। अब मरने वाले 2 अलग अलग, जिसमें एक 8 साल की बच्ची की हत्या की जाती है और उसी में दूसरी लगभग 20-22 साल की बताई जा रही थी और उसमें टिकट में लिखा हुआ था 23 जून 2024 की दोपहर लगभग 4:10 पर वहाँ से बस निकलती है नेटोर से देहरादून के लिए। जब देहरादून में बस आकर रुकती है तो पुलिस ने देहरादून के ISBT के CCTV में खंगालना शुरू किया और CCTV कैमरे में ये महिला 2 लड़कियों के साथ वहाँ पर दिखी, जिसमें एक बच्ची उसके गोद में थी और एक उसके साथ में थी। अब ये पुलिस ने क्लियर कर लिया था कि इनका तीनों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब पुलिस ने आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उनको देखना शुरू किया। तभी पुलिस को एक व्यक्ति मिलता है और एक व्यक्ति आकर कहता है कि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस महिला को किसी के साथ बाइक पर बैठे हुए देखा था, लेकिन किसके साथ बैठी थी ये कुछ याद नहीं है। अब CCTV कैमरे खंगाले जा रहे थे तो पता चला कि ये वाकई महिला बाइक पे बैठी थी। अब पुलिस ने जो टीमें बनाई थी, जो आसपास की फैक्ट्रियां थी, आसपास के लोग थे, सभी से बातचीत पूछताछ होनी शुरू करती है। तभी वहाँ पर एक गद्दा फैक्ट्री भी होती है और जिसमें पुलिस ने यहाँ लगभग 10 से 11 कर्मचारी काम करते हैं। 11 कर्मचारियों के नाम, एड्रेस, पते सब लिए गए और जब ये एड्रेस लिया गया तो उस 11 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ऐसा था जिसका एड्रेस उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नेटोर का एक गांव था, फरीदपुर, वहां का रहने वाला था। पुलिस ने उस व्यक्ति को तुरंत अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। उसका नाम हसन होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। वो शादीशुदा था। जब उससे पूछा जाता है तो वो पहले तो काफ़ी कहानियाँ बनाता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग कहानियाँ बनाकर पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन पुलिस को उस पर शक हो जाता है क्योंकि वो लगातार अपनी कहानियाँ बदल रहा था और इसीलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और जब पुलिस अपनी सख्ती पर आती है तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोल पड़ते हैं और ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। पुलिस ने जब थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो हसन पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी वो एक ऐसा खुलासा करता है कि सभी के रोंगटे खड़े हो जाए। वो बताता है कि साल 2018 में ये जो महिला की मौत हुई है उसका नाम रेशमा है। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है और उसकी एक बेटी 15 साल के आसपास है जिसका नाम आयत है और एक 8 महीने की लड़की है जिसका नाम आयशा है। दरअसल ये बच्चे उसके ही हैं। 2018 में इसके पति से तलाक हो गया था और उसके पति से तलाक के बाद इसकी और मेरी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों बहुत नज़दीक आ गए थे और नज़दीक आने के बाद हम यहाँ से बम्बई चले गए थे। बम्बई कुछ दिन रहते हैं, 4-6 महीने रहने के बाद वापस आ जाते हैं। ये लड़का हसन देहरादून आ जाता है और महिला अपने नेटोर में रहने लगती है। लेकिन इसी बीच में ये महिला लगातार प्रेशर बनाना शुरू कर देती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है,
तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी जीनी है। जबकि ये व्यक्ति खुद ही शादीशुदा था और शादीशुदा होने के बावजूद उसके बच्चे भी थे। पत्नी थी जो कि गांव में रहते थे। उसके बावजूद भी ये एक ऐसी महिला से प्यार कर बैठता है जो तलाकशुदा होती है, और वो तलाकशुदा महिला देहरादून में रहने के लिए कहती है कि तुम कमरे ढूंढो, मुझे भी वहीं आके रहना है तुम्हारे साथ। अब ये व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है और इसी बीच में 23 जून 2024 को ये गाड़ी पकड़ती है और मुरादाबाद के डिपो की रोडवेज बस में बैठकर सीधे देहरादून के हाई स्पीड पे उतर जाती है और यहाँ पहुंचकर हसन को फ़ोन करती है कि मैं देहरादून आ गई हूँ। हसन को बहुत शौक लगता है और उसने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि वो इस तरीके से अचानक यहाँ आ जाएगी। फिर हसन उसको लेने जाता है, उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक में बिठाने के बाद सीधा वो जहाँ जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द जहाँ भी वो रहता था उस महिला को लाता है। उसके दोनों बच्चों को साथ लेकर आता है और रात के अंधेरे में जब ये सभी सो जाते हैं, 23 तारीख की रात को मौका पाते ही वो पूरी ताकत से उस महिला यानी कि रेशमा का गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। अब बचते हैं बच्चे। एक पहले जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम आयत है। उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी। उसके सीने पे बैठकर उसके तकिए से पूरा दम घोट देता है, हत्या कर देता है। फिर वही 8 महीने की बच्ची, उसके साथ भी वो यही करता है, यानी बारी बारी से तीनों का गला घोटकर हत्या कर देता है। गला घोटने के बाद अब तीनों को बारी बारी से उस कमरे से ले जा कर के उसी पेट्रोल पंप के पास के सूखे नाले में फेंक देता है। इस महिला को थोड़ा सा अलग फेंकता है, गद्दे में लपेटा भी हुआ था और इसी कारण से उस महिला की दुर्गंध थोड़ी देर से आना शुरू होती है और जो बच्चे खुले में फेंक दिए थे मारकर, उनकी दुर्गंध ज़्यादा जल्दी आने लगती है और लगभग 12 से 13 घंटे में 3 लाशें मिल जाती हैं अलग अलग वक्त पर। और पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो महज एक रोड बेस बस का एक टिकट के सहारे होता है। और जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा, तो कहता है कि साहब वो शादी के लिए बहुत दबाव बना रही थी। अब आप ही बताओ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं या फिर इसके बच्चों का? मैं अपने बच्चों को पालूं या इसके बच्चों को? और इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं थी और मैंने ये गलत फैसला कर लिया था एक तलाकशुदा महिला से प्यार करने का। साथ ही पुलिस की जांच में ये भी बताया जा रहा है कि जो 8 महीने की बच्ची थी वो इसी हसन की थी, क्योंकि उस महिला का डिवोर्स तो 2018 में हो गया था और जो लड़की उसकी गोद में थी वो महज 8 महीने की थी। खैर, इसमें DNA सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए और उनका रिपोर्ट आने के बाद ही ये पुख्ता हो पाएगा कि ये लड़की इसी की है या किसी और की। तो जब ये इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इतना जल्दी इतना ब्लाइंड मर्डर को पुलिस इतनी जल्दी कैसे सूझबूझ से सॉल्व कर लेती है। और इसी घटनाक्रम की सूझबूझ देखते हुए पुलिस की चारों तरफ वाहवाही भी होने लगती है और इसीलिए कहा जाता है कि किसी से इश्क और मुश्क कभी भी छुपाए नहीं छुपते और ये कभी कभी बहुत ही जानलेवा भी हो जाते हैं। और इसी एक इश्क के चक्कर में 3 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और साथ ही हसन की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि वो अब अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा और जिस बीवी और बच्चे के लिए उसने ये 3 कत्ल किए थे कि उनकी देखरेख कौन करेगा, अब भी वो बेसहारा ही रहेंगे। भगवान ही जाने कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। दोस्तों, इस कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।